हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो एज यू ऑल नो, हमारी बोर्ड्स को लेके सोशल साइंस की एक स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म फ्रॉम योर सिविक्स बुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। तो भाई सबसे पहली बात, अगर आप लोग इस चैप्टर को लीव करने की सोच रहे हैं तो उस आइडिया को ही ड्रॉप कर दें, बिकॉज आपका चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर को हम थोड़ा सा लिंक करते हुए चलेंगे प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आप सभी ने पढ़ लिया होगा, होप सो। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, जिसमें हमने दो अलग अलग स्टोरीज को देखा है, ठीक है जी। जिसमें एक फर्स्ट स्टोरी हमारे पास बेल्जियम की होती है एंड सेकंड वन जो स्टोरी हमने देखी है उसमें दैट इज ऑफ श्रीलंका। तो स्टोरी में हमने क्या देखा था? हमने एक चीज देखी थी क्या, कि बेल्जियम क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करता है, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा पढ़ते हैं। शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल सिस्टम। कहां से शिफ्ट करते हैं? यूनिटरी टू फेडरल सिस्टम। उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? गिव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स टू रीजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है जी। वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देते हैं किसको? रीजनल गवर्नमेंट्स को, जिसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है? पावर शेयरिंग कंट्री यूनाइटेड। बेल्जियम कंट्री क्या होती है? यूनाइटेड हो जाती है, ठीक है जी। वहीं एक हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है जो इसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है। उस एग्जाम्पल में हमें देखने को क्या मिलता है? श्रीलंका की हम लोग बात कर रहे हैं, रिमेन्ड अ यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका में क्या होता है, आप सभी ने देखा था कि वहां पर अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग थे, और श्रीलंका क्या करती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, जिसका रिजल्ट श्रीलंका को भुगतना पड़ता है किसके रूप में? सिविल वॉर के रूप में, ठीक है जी। अब इसमें क्या मिलता है हमें? रिमाइंड है यूनिटरी सिस्टम, नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। यहां पर क्या होता है? नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, ठीक है जी। जिसका रिजल्ट क्या मिलता है? कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट क्या करती है, उन पावर्स का मिसयूज करती है और एक ही कम्युनिटी को सारी पावर्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी होती है वो खुद को कहीं ना कहीं पीछे देखती है, ठीक है। उनको लगता है कि उनको दबाया जा रहा है, ठीक है, या उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो जिस वजह से श्रीलंका में देखने को क्या मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर्स। वहीं बेल्जियम में क्या होता है? पावर शेयर की जाती है, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं है, यहां पे पावर को रीजनल लेवल पे शेयर किया जाता है, और जिसका रिजल्ट हमें देखने को क्या मिलता है? कंट्री यूनाइटेड हो जाती है, ठीक है जी। ये क्या था, हमने पिछले चैप्टर से लिंक किया है ताकि चीजें वहीं से स्टार्ट हों, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने क्या आता है, ठीक है जी। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या है? सबसे पहली बात, ठीक है जी, चैप्टर का कोर मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म को अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें तो एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी भी कंट्री में एक लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट का हो और उनमें पावर शेयर की जा रही हो, तो हम उसको बोल सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, देखिए। फेडरलिज्म, अ सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस स्टेट रीजनल गवर्नमेंट्स। जहां पर पावर डिवाइड होती है किस किस के बीच में? हमने क्या देखा है अभी? सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में जब पावर डिवाइड होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं जी फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म का मीनिंग क्लियर है? एक लेवल से ज्यादा का गवर्नमेंट हो, यानी गवर्नमेंट के लेवल एक से ज्यादा हो, सारी पावर एक ही लेवल के हाथ में ना हो, उन पावर्स को अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर रखा हो। जैसे कि हमें इंडिया में एग्जांपल देखने को मिलता है
नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइड होती हैं। एंड देन वी हैव थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है जी हमारे पास? लोकल गवर्नमेंट्स का। ठीक है जी, थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है लोकल गवर्नमेंट्स का। आगे चलते हैं। अब ये हम एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे फेडरल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर रखा है किसके साथ? यूनिटरी सिस्टम। वही यूनिटरी सिस्टम जो हमें कहां देखने को मिला था? पीछे हमने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है जी, अब देखते हैं फेडरल सिस्टम, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हम बात कर चुके हैं मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात हमने की थी। मींस या तो 2 या मोर देन 2। ठीक है जी, या तो 2 या मोर देन 2। ठीक है जी, फर्स्ट क्लियर है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड हमारे सामने क्या आता है भाई? सेकंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रही है कोई भी काम करने के लिए, बिकॉज दोनों की पावर्स डिवाइड हैं, दोनों के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों इंडिविजुअली अपने हिसाब से रूल एंड लॉज बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बोथ आर आंसरेबल टू द पीपल। बोथ आर आंसरेबल टू द पीपल, यानी जितने भी लेवल्स पे पावर डिवाइड है वो सभी आंसरेबल हैं लोगों को। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? देन वी हैव यूनिटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारे सामने आता है? यूनिटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लेवल होता है, या इसके अलावा लेवल होते हैं तो वो क्या होते हैं जी? उस गवर्नमेंट के ही सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी उनमें पावर डिवाइड नहीं होती है, वो उस गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, उनके ही सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी लोकल गवर्नमेंट्स को ऑर्डर कर सकती है। चलिए जी, अब ज्यूरिसडिक्शन एक वर्ड आया है जी। ज्यूरिसडिक्शन एक वर्ड आया है जिसका मीनिंग समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर में पावर डिवाइड होती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद की पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है। अब इन दोनों में पावर डिवाइड हो रखी हैं, तो जो पावर इसके पास है हम बोल सकते हैं ये वो इसके ज्यूरिसडिक्शन में आती है, और जो पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है हम बोल सकते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, या उन पे स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन है। अब इसमें देखते हैं द एरिया वेयर दे हैव लीगल अथॉरिटी। ठीक है जी, ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि एक एरिया जहां पर उनकी लीगल अथॉरिटी होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग और स्टेट गवर्नमेंट की अलग। आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, द 7 रूल्स। ठीक है जी, फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 7 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या मेन फीचर्स हैं फेडरलिज्म के अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम पहले भी बात कर चुके हैं जहां पर एक से ज्यादा, यानी कि या तो 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, टिक करते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड, गवर्न सेम सिटीजन्स बट हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, यानी कि देखो भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, बट सिटीजन्स तो सेम ही है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सिटीजन्स है वो सिटीजन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी तो आते हैं ना। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सिटीजन्स हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी तो आते हैं ना। यस और नो? बिल्कुल आते हैं। तो सिटीजन सेम है बट गवर्न 2 अलग अलग लेवल से किया जा रहा है। गवर्न सेम सिटीजन बट हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है जी। अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। टिक करते हैं। जो अथॉरिटी है दोनों की अलग है, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग, और लोकल या रीजनल लेवल पे जो अलग अलग है वो कहां से आई, मिली कहां से बेसिकली ना। वो उसका आंसर क्या होता है? अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। कि जो वो अथॉरिटी है उसकी गारंटी यानी वो कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है
ठीक है, कि किस लेवल के पास कौन सी पावर है या किस लेवल के पास कितनी पावर है, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं। आगे चलते हैं। फंडामेंटल चेंज रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। अब इसमें हमने क्या पढ़ा जी, फंडामेंटल चेंज रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ लेवल, यानी अगर आप कोई मेजर चेंज करने जा रहे हैं, कोई भी मेजर चेंज करने जा रहे हैं किसी पॉलिसी के अंदर, ठीक है जी, या कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी बड़ा चेंज मेजर चेंज करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स, ठीक है जी, दोनों लेवल का कंसेंट हमें चाहिए होता है। ये भी फेडरलिज्म का एक फीचर है। आगे चलते हैं। कोर्ट्स एक्ट एज द अंपायर इन डिस्प्यूट्स। अगर दोनों लेवल या और भी दो से ज्यादा लेवल है उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, बेसिकली हो सकता है, ठीक है जी, डिस्प्यूट हो सकता है। अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने का, हैंडल करने का काम हमारे सामने कौन करेगा, कौन करेगा जी, कोर्ट्स करेंगे, ठीक है जी। हमारे पास एज यू ऑल नो हमारे पास कोर्ट होते हैं 3 लेवल्स पे, सुप्रीम, हाई कोर्ट, देन लोकल कोर्ट्स, ठीक है जी। सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए दोनों के पास सेपरेट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के लिए, यानी बेसिकली पैसा कहां से आएगा काम करने के लिए, तो दोनों के पास सेपरेट सोर्सेज अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, प्रमोट यूनिटी एंड अकोमोडेट डाइवर्सिटी, ठीक है जी। फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रमोट यूनिटी एंड अकोमोडेट डाइवर्सिटी, ठीक है जी, यानी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है जी, और यूनिटी को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को क्या मिलता है, बट वाई डू ऑल दिस, व्हाट्स द गोल। अब ये कहता है पर इतना सब कुछ ये जो हमने अभी पढ़ा है तामझाम करना ही क्यों है, इसके पीछे का गोल क्या है। अगर हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो इसके पीछे का कोई ना कोई गोल तो होगा, ऑब्वियसली है। पढ़ेंगे क्या है इसके पीछे का गोल, चलते हैं जी। सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, फर्स्ट गोल। फर्स्ट गोल क्या है जी, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, यानी कि यूनिटी को प्रमोट करना है, डिसइंटीग्रेट होने से बचाना है। बेसिकली सिविल वॉर जैसी कंडीशन जो श्रीलंका में हुई थी वो कंडीशन ना हो, उसके लिए ये जरूरी है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है जी, दैट इज अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। सेकंड स्टेप क्या है जी, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है जी। रीजनल डाइवर्सिटी एज यू ऑल नो, डाइवर्सिटीज क्या होती हैं, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग जब होते हैं उसको डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अलग अलग रेस के लोग होते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है जी, और मल्टीपल हो सकती हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए इसमें दे रखा है क्या, डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब भाई ये चीजें समझ आई कि इसके पीछे का गोल क्या है, कि हम जो ये सब इतना कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का गोल क्या है। आगे देखते हैं। An ideal federal system requires 2 things. An ideal federal system requires 2 things. अब वो क्या क्या है जी, म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट होना चाहिए, देन एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी एग्री करें लोग एक साथ रहने के लिए तो ही चीजें पॉसिबल है, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। 2 रूट्स टू फेडरलिज्म। अब भाई फेडरलिज्म को हम लोग ना 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, या 2 अलग अलग फेडरलिज्म होते हैं, उसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। उन दोनों रूट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या क्या होते हैं देखते हैं जी। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, देन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब 2 अलग अलग तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें देखते हैं आगे क्या है। कमिंग टुगेदर का मीनिंग देखते हैं पहले। इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जब अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक दूसरे को ज्वाइन करके एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है जी। अब ये कैसे हो सकता है भाई, हम लोग इसमें देखो, अब ये हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि हम लोग सिक्योर रहें, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये लोग अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे, सारे मिलके एक यूनिट बन जाएंगे,
ठीक है, अब इससे क्या होगा, इनकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेम क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ठीक है जी, समझ गए। देन वाई, रीजन क्या है, क्यों क्यों ज्वाइन करें, क्यों बनाएं बिगर यूनिट, उसके पीछे का रीजन पूछ रहा है, दे देंगे, रीजन भी दे देंगे। टू इंक्रीज सिक्योरिटी, अब ये छोटे स्टेट है, इन पर कोई भी अटैक कर सकता है। ठीक है, छोटा सा स्टेट है, कोई भी बड़ा स्टेट अटैक कर लेगा। अब इन सारों ने छोटे छोटे मिलके एक बड़ा बना लिया, अब सारे क्या हो गए, सिक्योर हो गए, सिक्योरिटी मिल रही है इन सभी को। आगे देखते हैं जी, की फीचर्स, स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सभी स्टेट्स को क्या होता है जी, इक्वली पावर मिलती है और सारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं एक साथ होके। ठीक है, आगे जी, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे मेजर एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, यूएसए, ठीक है जी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बेटा एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है भाई, पढ़ते हैं। A large country divides its power between states and the national government. A large country divides its power between the state and the national government. अब इसमें क्या होता है भाई, इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, हमारी खुद की, हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, हमारी खुद की कंट्री एक इंडिया इसका एग्जाम्पल है। वो क्या होता है देखिए, अ लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ पावर डिवाइड है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, नेशनल के पास अलग है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब फिर से रीजन वाई, क्यों करते हैं ऐसा, चलो जी पढ़ लेते हैं क्यों करते हैं। टू मैनेज डाइवर्सिटी, यानी कि बेटा जिस कंट्री में डाइवर्स, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, अलग अलग कल्चर वाले डाइवर्स लोग रहते हैं, ठीक है जी, उसको क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बिकॉज एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उस काम के लिए, टू मैनेज डाइवर्सिटी के लिए क्या किया, पावर को डिवाइड कर दिया। बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है भाई, जो लोकल लोग होते हैं, जो रीजनल लोग होते हैं, वो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उन्हीं के बीच का कोई लोग समझ सकता है, बजाय कि कोई उनसे बहुत ज्यादा दूर या सेंट्रल लेवल पे बैठा हुआ कोई। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाता है जी, उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, ना तो वो ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएगा, ना ढंग से सोल्व कर पाएगा। पर जबकि ये प्रॉब्लम अगर उनके बीच का कोई इंसान सोल्व करेगा तो क्या होगा जी, वो इजीली सोल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। की फीचर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। ठीक है जी, ये हमें देखने को मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल, इंडिया, ठीक है जी, देन स्पेन, बेल्जियम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या है भाई, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि क्या चीजें इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। अब सबसे पहली बात इसमें क्या आती है कि फेडरल कंट्री होती क्या है। हमने बात की एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो इंडिया को कैसे माने हम भाई कि इंडिया फेडरल कंट्री, आओ बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया कैसे मेंशन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स करके। बट इट्स बेस्ड ऑन फेडरल प्रिंसिपल, बट क्या है भाई, ये फेडरल प्रिंसिपल पर बेस है। कैसे, अब हमने पढ़ा कि जहां पर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो जाए उसको क्या बोल देते हैं, उसको फेडरल कंट्री बोल देते हैं। अब बात करें इंडिया की, इंडिया में क्या है, 1 2 3, तो बिल्कुल मोर देन वन पे बोल देते हैं। हमारे पास तो 3 है भाई। ठीक है जी, हमारे पास तो 3 लेवल है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। आगे देखते हैं, फर्स्ट लेवल के बारे में देखते हैं भाई। दिस इज कॉल्ड अ 3 tier सिस्टम या 3 tier सिस्टम। देखते हैं भाई, फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे सबसे ऊपर जो गवर्नमेंट हमारे पास होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोल दिया जाता है। अब डील्स विद द थिंग्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की होती है उनके साथ ये डील करती है। आगे
स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो नीचे वाला होता है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। एज यू ऑल नो सभी स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है जी। 28 स्टेट्स हमारे इंडिया के अंदर हैं। अब ये 28 स्टेट्स में क्या है भाई, सभी स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट हैं, ठीक है। जो यही स्टेट गवर्नमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, लुक्स आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करते हैं, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको देखते हैं। देन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है जी। लास्ट जो हमारे पास आता है वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट आता है। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्युनिसिपलिटीज आती हैं बेसिकली, ठीक है। उसका डिवीजन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। एडिड लेटर द थर्ड टीयर, अब ये थर्ड टीयर भाई बाद में ऐड किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही मेंशन है, नहीं, ये बाद में ऐड किया गया है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए जी चलते हैं। रिमेंबर इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रोंगर। इंडिया किसका एग्जाम्पल है बेटा, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया किसका एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोंगर होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे क्या आया भाई हमारे सामने, वो इज इन चार्ज ऑफ व्हाट, द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, कि भाई किसका इंचार्ज कौन होगा, कौन से सब्जेक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हमने पढ़ा कि उसमें पावर डिवाइड कर रखी है सेंटर में स्टेट में, बट पता कैसे लगेगा कि किसके पास कितनी पावर है या किसके पास कौन सा एरिया है जहां पर वो लोग काम कर सकते हैं, तो पता कैसे लगेगा, वो पता ऐसे लगेगा। कैसे, 3 लिस्ट है जी हमारे पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन है, ठीक है। अब ये जो 3 लिस्ट है भाई, ये 3 लिस्ट हमें 3 बातें बताती हैं अलग अलग, और इनके अंदर हर लिस्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। पढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास आती है दैट इज यूनियन लिस्ट, ठीक है जी। अब यूनियन लिस्ट में क्या होता है, वो मेक्स लॉज, यानी कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पर लॉज कौन बनाएगा, वो मेक्स लॉज, उन पर लॉज कौन बनाएगा, ठीक है जी। देख लेते हैं कौन बनाएगा, ठीक है जी, अभी देख लेते हैं कौन बनाएगा। तो इन पर लॉ कौन बनाएगा भाई, यूनियन गवर्नमेंट ओनली। इन पर लॉ बनाने का राइट किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है। आगे चलते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या इंक्लूड हैं, सब्जेक्ट्स भी तो बताने पड़ेंगे ना कि इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं जी। नेशनल इंपॉर्टेंस, कौन से सब्जेक्ट है भाई, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो सारे सब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर मेंशन होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है जी। नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है जी, क्योंकि पूरे नेशनल के लिए एक पॉलिसी चाहिए होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे नहीं छोड़ सकते। तो जो चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस की होती हैं, वो सारी हमारी किस लिस्ट में आती हैं जी, वो सारी आती हैं हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर। इसमें एग्जाम्पल देखिए जी, डिफेंस, सबसे मेन चीज बेटा डिफेंस। अब डिफेंस एक ऐसी चीज है, उसको आप लोग क्या करेंगे, डिफेंस को भाई हम लोग किसी स्टेट के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते बेटा किसी स्टेट के भरोसे पे। डिफेंस के लिए तो पूरी कंट्री के लिए एक पॉलिसी चाहिए या पूरी कंट्री के लिए कोई डिसीजन लेने वाला चाहिए। तो इसमें ये किस लिस्ट का पार्ट है, यूनियन लिस्ट, और इस पे काम कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट इस पे काम करती है। देन बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। अब करेंसी भी भाई ऐसी चीज है जो पूरी कंट्री के लिए सिमिलर चाहिए, अदरवाइज तो क्या करेंगे, अगर इनको करेंसी स्टेट्स पे छोड़ दें तो क्या देखने को मिलेगा कि सभी स्टेट्स की खुद की करेंसी है, कि यहां पर हम लोग क्या देखेंगे भाई, हरियाणा स्टेट की अपनी खुद की करेंसी है, ठीक है। हरियाणा से अगर हम लोग गए उत्तर प्रदेश, वहां पर उन लोगों की खुद की करेंसी है। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग किसी थर्ड स्टेट में जाते हैं, किसी भी स्टेट को ले लेते हैं, हम चले गए राजस्थान, राजस्थान की खुद की करेंसी है। तो ऐसे में तो बेटा चीजें क्या होंगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, एक ही कंट्री में हर स्टेट की अपने पैसा होगा। तो इसीलिए भाई इन दिक्कतों को सामना ना करना पड़े, इन चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया है, करेंसी को यूनियन लिस्ट में डाला है कि पूरी कंट्री में करेंसी को लेकर के क्या होगा, जो डिसीजन लिए जाएंगे या कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो कौन बनाएगी, हमारी
यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। चलिए जी आगे चलते हैं। स्टेट लिस्ट, अब आगे क्या है जी हमारे स्टेट लिस्ट है जी। अब नाम से ही पता लग रहा है स्टेट लिस्ट, मतलब इस पे काम कौन करेगा? ऑब्वियसली इस पे काम करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, स्टेट लिस्ट पे कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। इजी। वो मेक्स लॉज, स्टेट गवर्नमेंट ओनली। आगे चलते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट? स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जितने भी स्टेट इंपॉर्टेंस या लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं उन पे पॉलिसी कौन बनाती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या क्या मिलेगा हमें? एग्जाम्पल में हमें मिलेगा भाई पुलिस, ठीक है जी, ट्रेड, ओके, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है जी। अब बेसिकली बात करते हैं पुलिस से। अब आप सभी को पता ही जी हर स्टेट की ना अपनी खुद की पुलिस होती है। आपने सुना होगा राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है जी। अब क्या होती है भाई पुलिस? हर स्टेट के पास खुद की होती है, क्योंकि उनको विद इन अ स्टेट क्या करना होता है जी? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इरिगेशन। आगे चलते हैं। अब थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट हमारे पास कौन सी आती है जी? अब ये जो थर्ड लिस्ट हमारे सामने आती है, इस थर्ड लिस्ट को लेके ही आप लोगों को क्या होता है? कंफ्यूजन रहता है कई बार। ठीक है जी, तो ये थर्ड लिस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे सभी। थर्ड लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब थर्ड लिस्ट जो हमारे सामने आती है वो क्या है जी? थर्ड लिस्ट जो हमारे सामने आती है दैट इज कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा, पेपर में चांसेस हैं इसी लिस्ट के आने के। चलिए स्टार्ट करते हैं जी थर्ड लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो मेक्स लॉज। लॉज कौन बनाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मार्क कर देता हूं, वो मेक्स लॉज। ठीक है जी, अब इस पे लॉज कौन बनाएगा? सबसे मेन बात कि इस पे लॉज कौन बनाएगा, तो देख लेते हैं। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लॉ कौन बनाएगी? मिल करके यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करेंगी? मिल करके लॉज बनाएंगी। ठीक है जी, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिल के लॉज बनाएंगी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, याद रखेंगे सारे। ठीक है जी, वो मेक्स लॉज बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट सब्जेक्ट्स? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कैसे भाई? कि इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। अब सब्जेक्ट कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल दोनों के कॉमन इंटरेस्ट या सिटीजन्स के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस पर दोनों हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके लॉज बनाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या क्या है? एजुकेशन जो दोनों के पास है, दोनों मिलके बनाएंगे। फॉरेस्ट, ठीक है जी, मैरिज, ट्रेड यूनियंस। अब भाई एक सिचुएशन हमारे सामने हमें कॉमनली देखने को मिलती है, और वो सिचुएशन क्या होती है? अब बेसिकली दोनों को मिल करके काम करना है, तो कई बार हो सकता है कि दोनों के व्यूज मैच ना करें, यानी एक किसी और चीज को ठीक मान रहा है और दूसरा उस चीज को गलत मान रहा है, या किसी और चीज को ठीक मान रहा है, यानी दोनों में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मिलकर के काम करेंगे, कई बार हो सकता है कि दोनों किसी पॉइंट पे एग्री ना करें, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, देख लेते हैं। इफ लॉज कन्फ्लिक्ट, ठीक है जी, यूनियन गवर्नमेंट्स लॉ प्रिवेल्स, यानी कि अगर किसी भी कंडीशन में दोनों में डिसएग्रीमेंट होता है तो क्या होगा भाई? जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो चलेगा। ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि फेडरल स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, या एक मेन फीचर में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोंगर होती है। ठीक है जी, अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो किसका लॉ बनाया हुआ चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है जी, क्लियर है चीजें? आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट न्यू स्टफ, ठीक है जी, जानते हैं। ये कहता है व्हाट अबाउट न्यू स्टफ।
अब एक छोटी सी बात है भाई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था आज से काफी सालों पहले बना था, ठीक है जी। अब उसके बाद भी तो कुछ चीजें एग्जिस्टेंस में आई है ना जो उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन उसके बाद, यानी जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था बेटा, उस टाइम पर तो वो चीजें नहीं थी, लेकिन उसके बाद बट आज की प्रेजेंट इरा में तो वो चीजें हैं, आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है, उस टाइम पर नहीं थी। उनका क्या करें, उनको किस लिस्ट में डालें, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, उन सब्जेक्ट्स को एक नाम दिया जाता है। नाम आप लोग याद रखेंगे क्या, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्या है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, अब इसमें क्या होता है जी, वट अबाउट न्यू स्टफ लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था उस टाइम पर तो ऐसा कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, बट आज की डेट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को पता है, आप सभी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इन चीजों को किसको दें, इस पे काम कौन करेगा, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे पहले तो, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब इन सब्जेक्ट्स का काम कौन करेगा, अब इन पे काम कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस, याद रखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस, ठीक है जी। आपको बार बार एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रोंगर होती है फेडरलिज्म में, तो इन सब्जेक्ट्स पे भी काम कौन करेगा, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी। आगे चलते हैं। हाउ इज फेडरलिज्म एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, ठीक है जी, रियल में कैसे प्रैक्टिस की जाती है, हाउ इज फेडरलिज्म एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। अब इसके बारे में जान लेते हैं भाई, कैसे जानते हैं जी, देखिए। हाउ इज फेडरलिज्म एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स आर नेसेसरी बट नॉट एनफ। क्या कहते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होते हैं, वो क्या है, नेसेसरी हैं, नो डाउट जरूरी हैं, बट एनफ नहीं है, ठीक है जी। और क्या चाहिए फिर हमें, द रियल सक्सेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कम्स फ्रॉम द नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कहां से आएगी भाई, रियल फेडरलिज्म कम्स फ्रॉम द नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है जी। अब ये क्या होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, समझते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या है भाई चीजें देखते हैं। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म सबसे पहली चीज, ठीक है जी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है भाई, जिसको नहीं पता, यानी डेमोक्रेसी के बेस पे पॉलिटिक्स की जाती है, डेमोक्रेसी को ध्यान में रख के उसी को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म प्लस रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हाल वही होगा जो फर्स्ट चैप्टर में श्रीलंका का हुआ था, ठीक है। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, ठीक है जी, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, डिजायर होना चाहिए एक साथ रहने का। आगे, इंडियाज फेडरलिज्म वॉज टेस्टेड इन 3 मेजर वेज। जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसको 3 मेजर वेज में टेस्ट किया जाता है। अब वो 3 मेजर वेज कौन से होते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। फर्स्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी, एंड थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब ये जो 3 हमने अभी अभी देखे हैं जी, ये 3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जी। फर्स्ट टेस्ट नंबर 1 क्या है जी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या होता है देखते हैं जी। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, आप सभी को पता है हमारे इंडिया के अंदर आज की डेट में जो 28 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं जी, ठीक है जी, जो हमारे 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो 28 स्टेट्स हमारे पास हैं, तो क्या जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, जब भी थे, आंसर कमेंट में बताएंगे यस और नो, क्या ये स्टेट्स जब भी थे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, बिग 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 नो, ये स्टेट्स उस टाइम पर नहीं थे, ठीक है जी। अब स्टेट्स उस टाइम पर क्या किया गया भाई, ये देखो ये मैप दे रखा है 1947 का है, ये सबसे पहले जो हमारे पास है, ठीक है जी। और अब ये क्या है भाई, आज का भारत हमारा, टुडे इज इंडिया, ये ठीक है, इंडिया टुडे। अब इसमें क्या हम देखने को मिलता है कि जी हमारे यहाँ जो ये स्टेट्स बने हैं, ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ,
ये जो सभी स्टेट्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया के मैप पे आपको दिखाई देते हैं, ये सारे स्टेट्स क्या हैं, इनमें से स्टेट्स जो मोस्टली डिवाइड हुए हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुए हैं, ठीक है जी, यानी लैंग्वेज के बेस पे ये स्टेट्स डिवाइड हुए हैं मोस्टली, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे मोस्टली स्टेट्स डिवाइड हुए हैं। उसके अलावा भी कुछ स्टेट्स कल्चर, एथनिसिटी या जियोग्राफी के बेस पर भी डिवाइडेड हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, बाउंड्रीज चेंज्ड टू एंश्योर पीपल ऑफ द सेम लैंग्वेज, कल्चर और एथनिक लिव्ड इन वन स्टेट, ठीक है जी। बट ये जब हम लोग ऐसा करने जा रहे थे, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में जब ऐसा होने वाला था कि हम लोग लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाने वाले थे, तो उस टाइम के जो लीडर्स थे उनका व्यू इसको लेके क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उन्हें डर लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना देंगे तो क्या होगा, कल को हमारी कंट्री डिवाइड हो जाएगी, हमें डिवीज़न देखने को मिलेगा, सेम लैंग्वेज वाले लोग खुद का अलग की कंट्री की डिमांड करेंगे। बट इन रियल टर्म्स उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है, सम लीडर्स फियर्ड दिस वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। एक्सपीरियंस शोज इट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ईजियर। इसने काम कैसे किया, उसके बिल्कुल अपोजिट किया। इसने हमारी कंट्री को और ज़्यादा यूनाइटेड बनाया और एडमिनिस्ट्रेटिव को और एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी कर दिया, ठीक है जी। और जबकि लीडर्स को क्या लगता था, उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी हुआ क्या, उसके जो लीडर्स को लगता था उसके बिल्कुल अपोजिट हमें देखने को मिला, ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्टेट्स, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी, ठीक है जी। ये जो स्टेट आप लोग देख रहे हैं ये कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे डिवाइडेड है, और बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे वो लैंग्वेज के बेस पर डिवाइडेड हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, टेस्ट 2 लैंग्वेज पॉलिसी। अब टेस्ट 2 हमारे पास क्या देखने को मिलता है जी, टेस्ट 2 इज लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये लैंग्वेज पॉलिसी क्या है भाई, इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है जी। लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव नेशनल लैंग्वेज स्टेटस टू एनी वन लैंग्वेज। यानी बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दोबारा से पढ़ो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव नेशनल लैंग्वेज स्टेटस टू एनी वन लैंग्वेज, ठीक है जी। अब जो बच्चों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, एक बार उनके लिए बता देता हूँ, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। मदर टंग ऑफ ओनली 44% ऑफ इंडियंस। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इंडिया में मोस्टली लोग या 90% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ओनली 44%, ठीक है जी, ओनली 44% इंडियंस ही हिंदी बोलते हैं। आगे देखते हैं, टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज देयर आर 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज। बाकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, यानी 21 उसके अलावा भी हैं। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं उनके पास खुद की पावर है कि वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं, या स्टेट लेवल पे किसी अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज कंटिन्यूड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट अनलाइक श्रीलंका। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात की जाए तो उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज भी किया जाता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। बिकॉज जब एक बार स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज करने की बात हुई थी को हिंदी को ही रखते हैं सिर्फ, तो उसके बाद थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था लीडर्स में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, ठीक है जी। तो जिसके बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, कंट्री की यूनिटी को बनाए रखने के लिए कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना के रखेंगे। यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज कंटिन्यूड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट अनलाइक श्रीलंका की, ताकि श्रीलंका जैसे हालात इंडिया में पैदा ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। अब जैसे कि हिंदी, अगर हिंदी का यूज करेंगे तो लोग क्या बोलते हैं, व्हाट अबाउट माई लैंग्वेज, कि मेरी लैंग्वेज का क्या होगा, ठीक है जी। तो उसका आंसर क्या है, द गोल इज प्रमोशन ऑफ हिंदी नॉट इम्पोजिशन। गोल क्या है भाई,
हिंदी को प्रमोट करना है, हमें हिंदी को प्रमोट करना है, उसका प्रमोशन करना है, इम्पोजिशन नहीं करना है, थोपनी नहीं है किसी पर, उसको प्रमोट करना है, इम्पोज नहीं। इम्पोज क्या होता है? एक दूसरे पर थोप देना। आगे हमें देखने को मिलता है टेस्ट नंबर 3। अब टेस्ट नंबर 3 क्या है, बात करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस हैं वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? वो हमें देखने को मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 में। अब ये डिवाइड है भाई दो अलग अलग पार्ट्स में। अब दो अलग अलग कौन से पार्ट्स हैं जिनमें ये डिवाइड है? चलिए बात करते हैं। 1990 से पहले वाला टाइम पीरियड और 1990 के बाद वाला टाइम पीरियड। अब ये क्यों? अब इसके पीछे एक रीजन है कि इस टाइम पर ना एक छोटा सा चेंज आता है हमारे यहां, और वो चेंज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले 1990 से पहले की बात करते हैं। सेम पार्टी ऑफन रूल्ड सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि एक ही पार्टी क्या कर रही थी? सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर रूल कर रही थी। ठीक है जी। अब आगे भाई, सेम पार्टी often ruled center and states. Central government often misused the constitution to dismiss state governments controlled by rival parties. अब यहां पर क्या हो रहा था भाई कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना वो पावर का मिसयूज कर रही थी। वो कैसे? अब देखिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय राइवल पार्टीज। यानी देखने को क्या मिला कि हमारी सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर एक ही गवर्नमेंट यानी एक ही पार्टी रूल कर रही है। बट अगर कुछ ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट पर स्टेट लेवल पर कोई दूसरी गवर्नमेंट क्या करती है जी, कोई दूसरी पार्टी पावर में आ जाती है, तो हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता था हमें कि इसके अलावा अगर कोई स्टेट लेवल पर कोई रीजनल पार्टी पावर में आ गई तो क्या करेगी भाई? ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज करके उस पार्टी को हटा देती थी। ठीक है, डिसमिस कर देती थी। एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं पहले। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब क्या देखने को मिलता है? दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की स्पिरिट को खराब कर रही थी। आगे देखते हैं जी। अब 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ भाई? ऐसे क्या चेंज आए हमारे यहाँ, उसके बारे में बात करते हैं। राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है जी, हमें एक बड़े लेवल पर रीजनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज का राइज देखने को मिलता है। बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब एक से ज्यादा पार्टी, यानी एक से ज्यादा पार्टी, ठीक है, कोई भी दो पार्टी या उससे भी ज्यादा, एक से ज्यादा होनी चाहिए बेसिकली, कोई भी एक से ज्यादा पार्टी मिल करके जब पावर में आती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है जी कोएलिशन गवर्नमेंट्स। ठीक है जी, जब एक से ज्यादा पार्टीज, तो इसी को बोला जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट्स। लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। अब इससे क्या आता है भाई? नया कल्चर डेवलप होता है पावर शेयरिंग का और स्टेट ऑटोनॉमी का। मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेड इट डिफिकल्ट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्रेरीली। यानी जो पहले हमें देखने को मिला कि सेंटर गवर्नमेंट क्या करती थी? दूसरी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। बट आफ्टर 1990 हमें देखने को क्या मिलता है जी? 1990 के बाद हमें देखने को यह मिलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है जो इस चीज को डिफिकल्ट कर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस इजीली नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। ठीक है जी, जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो आज की डेट में ज्यादा इफेक्टिव है अगर कंपैरिजन किया जाए 1990 से पहले के साथ। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे हमें देखने को क्या मिलता है भाई? गोइंग डीपर, यानी कि थोड़ा सा डीप में चलते हैं। अब ये क्या कहता है? द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ये पूछ रहा है कि रीजन, कि ये जो हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, पावर को डिवाइड कर रहे हैं, वाई, उसकी जरूरत क्या है? ठीक है जी, पढ़ते हैं क्या जरूरत है। वाई डू वी नीड अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो द स्टेट्स। अब ये कहता है आपने सेंटर से स्टेट में डिवाइड कर दिया कि सेंटर की अलग स्टेट की अलग, बट उसके बाद भी हमने स्टेट के बाद भी तो लोकल में भी तो पावर को डिवाइड किया है ना, तो ये उसके रीजन की बात कर रहा है। हम देते हैं इसको रीजन। आंसर, इंडिया इज ह्यूज। ठीक है जी, क्वेश्चन की हेल्प से इसलिए समझा रहा हूं ताकि चीजें आसान लगे और जल्दी समझ आ जाए।
इंडिया इज ह्यूज, नो डाउट इंडिया एक बड़ी कंट्री है, आप सभी को पता है। आगे, देयर इज टू मच डाइवर्सिटी इवन विद इन द स्टेट्स। अब हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आप अपने आसपास ही देख सकते हैं, एक स्टेट के बिल्कुल साथ वाला स्टेट में भी हम लोग डाइवर्सिटी देख सकते हैं। ठीक है जी, चाहे कल्चर की हो सकती है, लैंग्वेज की हो सकती है, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग देख लेते हैं एक बार जी। When power is taken from the central and state government and given to the local governments, इसको क्या बोलते हैं जी? डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा पावर क्या थी? सेंट्रलाइज थी, या तो सारी स्टेट गवर्नमेंट या सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। बट आज की डेट में पावर किसके पास है? लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं। ठीक है जी, अब लोकल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है वो देख लेते हैं जी एक बार। लोकल गवर्नमेंट पता है ना, लोकल गवर्नमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? दो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं हमारे पास, एक तो पंचायती राज सिस्टम, ठीक है जी, और सेकंड क्या होता है? म्युनिसिपलिटीज या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है जी, लोकल गवर्नमेंट हमारे पास अलग दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। अब देखते हैं द बेसिक आइडिया। मैनी प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कुछ प्रॉब्लम हमारे पास ऐसी होती हैं जो सबसे बेस्ट तरीका उनको सोल्व करने का है, जो बेस्ट लेवल पे सोल्व की जाती हैं वो लोकल लेवल पे, क्योंकि लोकल लोग जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पता है। कोई प्रॉब्लम अगर उनके एरिया में है तो अगर वो उसको फेस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उन लोगों से। ठीक है जी, इसीलिए लोकल लेवल जरूरी है। आगे, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। हमने सेम अभी अभी बात की है कि लोकल लेवल जो लोकल, अगर हम लोग इसमें हमने बात की पंचायती राज, तो उसमें सरपंच होता है हेड। अब गांव का सरपंच गांव में रह रहा है, उसे पता है ना गांव की प्रॉब्लम्स का ज़्यादा, बजाय की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या बजाय की चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, उससे ज़्यादा किसको ज़्यादा पता है? जो उस गांव में रह रहा है, उस गांव के सरपंच को ज़्यादा पता होगा। ठीक है जी, और उसको सोल्व करने का तरीका, लोगों को हैंडल करने का तरीका, वो भी ज़्यादा अच्छा किसको पता होगा? उस गांव के सरपंच को, क्योंकि वो वहाँ का लोकल है, उन लोगों के बीच में रहता है, उन लोगों को जानता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानता है, और उनको सोल्व कैसे करना है सबसे बेटर सॉल्यूशन वो दे सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अलाउज फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है लोकल लेवल की हेल्प से। ठीक है जी, आगे, इट्स द बेस्ट वे टू रियलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है जी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी को रियलाइज करने का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है जी, क्योंकि वो खुद की गवर्नमेंट होती है लोकल लोगों की। ठीक है जी, आगे चलते हैं और डिटेल में थोड़ा सा। द बिग स्टेप्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, याद रखेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ 1992 की 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बदलाव लेकर के आए, पढ़ते हैं उसके बारे में। दिस मेड द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। अब देखिए जी, तो मेरे भाई होता क्या था कि 1992 से पहले भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती थी, बट ना तो उनकी पावर डिफाइन कर रखी थी कि उनके पास ये पावर है, ना फाइनेंस को लेके कुछ स्पेसिफाई था कि उनको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है जी, ना उनके पास डिसीजन मेकिंग की अच्छी खासी पावर थी। अब 1992 के बाद ये सिनेरियो चेंज होता है, और सबसे मेन चीज 1992 से पहले उनके लोकल लेवल के इलेक्शंस को लेके कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। ठीक है जी, अब जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है जी, जो सरपंच का इलेक्शन होता है, ठीक है, या फिर मेयर के इलेक्शंस होते हैं, इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था कि इतने टाइम के बाद होंगे। बट 1992 के बाद हमें देखने को क्या मिला, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। कैसे? दिस मेड द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ठीक है जी, 1992 के अमेंडमेंट के बाद क्या देखने को मिला? थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो जाता है। कैसे? रेगुलर इलेक्शंस। ठीक है जी, अब जो इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे जी? अब जो इलेक्शन होने वाले हैं वो रेगुलर होंगे। ठीक है जी, अब जो इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे? वो रेगुलर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। ठीक है जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पे क्या कर दिया गया? ये चीज मैंडेटरी कर दी गई कि इलेक्शन रेगुलर होंगे लोकल लेवल के, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल के इलेक्शन रेगुलर हो रहे थे।
अब लोकल लेवल के भी रेगुलर इलेक्शन कराए जाएंगे उसी तरीके से। आगे, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एससीज बोलते हैं जिनको हम, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज बोलते हैं जिनको हम, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी बोला जाता है जिनको। ठीक है, इन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, लोकल लेवल पर भी इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे होता आ रहा था, अब वो लोकल लेवल पर भी होगा। आगे, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी, 1/3, कितनी भाई, 1/3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए टोटल का 1/3 रिजर्व किया गया। ठीक है जी, आगे, ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। अब हर स्टेट का एक इंडिपेंडेंट क्या होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, जो लोकल लेवल के इलेक्शन को देखेगा सिर्फ। ठीक है, जो लोकल लेवल है हमारा, वहां के इलेक्शन के लिए हर स्टेट का अपना खुद का क्या होगा भाई, इलेक्शन कमीशन होगा। देख रहे हो कितनी ज्यादा पावर्स मिल रही हैं, चीजें इजी की जा रही हैं। आगे, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। क्या देखने को मिला भाई, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप लोग पावर और कुछ रेवेन्यू शेयर करेंगे किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। ठीक है, बिफोर 1992 लोकल गवर्नमेंट वर कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड हैड लिटिल रियल पावर। क्या देखने को मिला भाई, 1992 में या उससे 1992 से पहले की बात कर रहे हैं, उसमें क्या था, या तो लोकल लेवल गवर्नमेंट स्टेट लेवल के अंडर आ रही थी, यानी स्टेट उनको ऑर्डर कर रहा था अपने हिसाब से। ठीक है जी, और ना ही उनके पास कोई रियल पावर थी, जो 1992 के बाद देखने को मिलती है हमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अब क्या है भाई, लोकल लेवल गवर्नमेंट को अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जाएंगे डीप में कि इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले पढ़ेंगे भाई रूरल एरिया के बारे में, और दूसरा डिवीजन है अर्बन के बारे में। बट पहले बात करेंगे रूरल एरिया के बारे में कि रूरल लेवल पे क्या डिवीजन किया गया है। ठीक है जी, देखते हैं। रूरल पंचायती राज बोला जाता है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है। क्या बोला जाता है बेटा, पंचायती राज बोला जाता है। आगे देखते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत। कौन है जी, सबसे पहले है भाई ग्राम पंचायत। अब इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, पहली चीज जो याद रखने की है। दूसरी, इसका हेड कौन होता है। अब आप लोगों ने गांव में देखा होगा, हर गांव में सरपंच होता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत के इलेक्शन भी कराए जाते हैं, जिसमें गांव का हर वो इंसान जो 18 ईयर से ज़्यादा एज का होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, वोट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद सरपंच को इलेक्ट किया जाता है। अब ये जो ग्राम पंचायत विलेज लेवल है, इसी का हेड होता है सरपंच। ठीक है जी, ये फर्स्ट टीयर है हमारा पंचायती राज सिस्टम का। ठीक है जी, इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है सरपंच। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब इसके बाद आती है पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक मंडल लेवल भी बोला जाता है। याद रखेंगे, पंचायत समिति को ही ब्लॉक या मंडल लेवल बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें मोर देन 1 ग्राम पंचायत ऐड होती है। यानी अगर हम बात करें, ये 2 सेपरेट ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, या 3 है, इसमें कुछ ग्राम पंचायत को मिला करके उनके ऊपर क्या बनाई जाती है, पंचायत समिति। ये अलग अलग 3 ग्राम पंचायत है मान लो, इनको मिला के क्या बनाया गया, पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक या मंडल बोला जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ग्राम पंचायत होती हैं जो उसके अंडर आती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वो होती है जिला परिषद। ठीक है जी, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज के बारे में, यानी शहरों के बारे में, कि वहां पर कैसे काम करती है लोकल लेवल। म्युनिसिपैलिटीज इन टाउन्स, यानी कि जो छोटे टाउन होते हैं अर्बन एरियाज में, म्युनिसिपैलिटीज बोला जाता है उनको। ठीक है, और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है जी, याद रखेंगे, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। ठीक है जी, इसका हेड होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। ठीक है जी, आगे भाई इसके बाद इसमें एक और डिवीजन बेटा,
जो मेन जो बड़ी सिटीज होती हैं उनके लिए क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बिग सिटीज होती है वहां पर जो काम करती चीज वो क्या होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है जी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है, हेड इज कॉल्ड मेयर। याद रखेंगे भाई, पेपर में पूछ लिया जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जी मेयर। ठीक है जी, चले भाई आगे देखते हैं। दिस सिस्टम हैज डीपन्ड डेमोक्रेसी एंड इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी को डीप में लेके जाता है, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी अब क्या थी, पहले जो सेंटर और स्टेट में थी, अब वो लोकल लेवल पर भी काम कर रही है। और वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है बिकॉज हमने अभी अभी पढ़ा है कि 1/3 सीट जो होती है वो क्या करती जाती हैं भाई, वो मेरे भाई रिजर्व कर दी जाती हैं वुमेन्स के लिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बट अब एक प्रॉब्लम है भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, और वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। गांव में जो ग्राम सभाज होती हैं वो रेगुलरली हेल्ड नहीं कराई जा रही हैं, ये प्रॉब्लम में आता है। मोस्ट स्टेट्स हैवंट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर और रिसोर्सेज। बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया है, जब हमारे स्टेट्स को ऑर्डर मिला है कि उनको अपनी पावर और रेवेन्यू क्या करना है, शेयर करना है लोकल लेवल के साथ, बट स्टिल बहुत सारे स्टेट ने अभी तक वो नहीं किया है। ठीक है जी, बहुत सारे स्टेट्स ने अभी तक वो नहीं किया है, ये एक मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। देन वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये कहता है वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी भी इसमें कुछ कमियां बची हैं जिनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, ये आप लोगों का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, होप सो चैप्टर आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।